हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। आज की तारीख है 4 नवंबर 2023। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और लल्लन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को पूरा देखा करें। अगर आप सभी को इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे मैं अपना टेलीग्राम लिंक कॉपी कर दूंगा, आप वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के अपने पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, एडिल गिब हुरन इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शिवनादर को जो है हुरन इंडिया परोपकार सूची में पहला स्थान मिला है। अब देखते हैं, हुरन इंडिया परोपकार सूची जो 2023 में शुरू किया गया है, इसमें जो है दान के मामले में पहले स्थान पर कौन से व्यक्ति हैं? तो इसमें दान के स्थान पे पहले व्यक्ति हैं शिवनादर, जो कि HCL के हेड हैं। और इसके बाद जो है दूसरे नंबर पर अजीम प्रेम जी हैं। और अगर पूछा जाए कि परोपकारी राजधानी कौन सी है, तो परोपकारी राजधानी है मुंबई, यानी कि सबसे ज्यादा दान जो है कहां से किया जाता है? तो मुंबई से किया जाता है। नेक्स्ट हो जाता है कि अगर पूछे कि महिलाओं में सबसे ज्यादा दान करने वाली कौन है, तो महिलाओं में सबसे ज्यादा दान करने वाली है रोहिणी नीलेकणी। रोहिणी नीलेकणी ये महिलाओं में सबसे ज्यादा दान करती हैं। अब देखते हैं कि विश्व खुशहाली और विश्व शांति सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो भारत है 126वें स्थान पर। और भूखमरी सूचकांक में भारत की रैंक है 111। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत की रैंक है 127। और वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक कौन जारी करता है? तो यह जारी करता है WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक है 161। ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट कुशा। प्रोजेक्ट कुशा का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, DRDO से। प्रोजेक्ट कुशा क्या है? तो यह एक एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी कि जो इजराइल में आयरन डोम सिस्टम प्रणाली था उसी के आधार पे जो है भारत में बनाया जाएगा क्या? प्रोजेक्ट कुशा यानी एयर डिफेंस सिस्टम। और इजराइल में इसे क्या कहते हैं? तो इजराइल में कहते हैं आयरन डोम सिस्टम। और यह कौन विकसित करेगा? तो भारत में जो है प्रोजेक्ट कुशा कौन बनाएगा? तो भारत में बनाएगा DRDO। इसकी रेंज कितनी होगी? तो इसकी रेंज होगी 350 किलोमीटर। यानी जब कोई मिसाइल जो है, जैसे किसी दुश्मन देश से मिसाइल भारत पे छोड़ा जाएगा, तो जो है हमारी रेंज से 350 किलोमीटर दूर ही जो प्रोजेक्ट कुशा होगा उसके तहत जो है उस मिसाइल को नष्ट कर दिया जाएगा। इसको याद रखना। प्रोजेक्ट कुशा कौन बनाएगा? तो यह बनाएगा DRDO। अब देखते हैं कि विभिन्न देशों में जो प्रोजेक्ट कुशा यानी आयरन डोम की तरह जो प्रणाली है कौन कौन से हैं। जैसे रूस में कौन सी प्रणाली है? तो रूस में जो है एयर डिफेंस सिस्टम का क्या नाम है? S-400 ट्रायम्फ। रूस में क्या है? रूस में है S-400 ट्रायम्फ। और वहीं USA में क्या है? तो USA में दो सिस्टम है। एक का नाम है थार्ड, THAAD थार्ड, और दूसरा क्या है? पेट्रियट। तो अमेरिका में दो सिस्टम है। रूस में S-400 ट्रायम्फ, इजराइल में आयरन डोम। अपने भारत में कौन सा बनने वाला है? तो यह बनने वाला है प्रोजेक्ट कुशा। इसको आप याद रखना। अब देखते हैं कि इसको प्रोजेक्ट कुशा को DRDO विकसित करेगा। तो DRDO के बारे में आपको फुल डिटेल दे दें। DRDO की स्थापना कब हुई थी? तो DRDO की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 में। और इसके वर्तमान हेड कौन है? तो DRDO के वर्तमान हेड है समीर कामत जी। और DRDO का ध्येय वाक्य क्या है? तो वलस्यम मूलम विज्ञानम जो है DRDO का ध्येय वाक्य है। इसको आप याद रखना। अब हम इजराइल के बारे में पढ़ने वाले हैं। इजराइल की राजधानी का क्या नाम है? तो इजराइल की राजधानी का नाम है जेरूसलम। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। और यहाँ पे संसद को क्या कहते हैं? तो संसद को यहाँ पे नीसेट कहते हैं। और पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र, ये इसके पड़ोसी देश हैं। भूमध्य सागर इससे सीमा बनाता है। और ऑपरेशन अजय कहाँ शुरू किया गया था? तो इजराइल में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया गया था। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड ये किसने शुरू किया था? तो इजराइल ने हमास के विरुद्ध ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड शुरू किया था। और इजराइल में जो है कौन सा धर्म है? तो इजराइल में मानने वाले अधिकतर कौन से धर्म के लोग हैं? तो यहूदी धर्म के लोग हैं। इसको आप याद रखना। मैप से आपको दिखा देते हैं। ये आपका इजराइल देश है। कौन सा देश है? इजराइल। I फॉर इजराइल बना दे रहे हैं। और इसमें जो है आप पूछेंगे कि जो है
फिलिस्तीन कहाँ पे है और इसके जो पड़ोसी देश हैं इसको भी आप दिखा दें, हम दिखा देते हैं। जैसे यहाँ से एक रेखा जाती है जो, और इसके ऊपर कौन सा देश हो जाता है, लेबनान, ठीक है। तो यल फॉर लेबनान हो जाएगा, और यहाँ से जो है ऐसे करके इधर इतना कौन सा देश हो जाता है, तो सीरिया, एस फॉर सीरिया, और यहाँ से इसके नीचे यहाँ पे कौन सा देश हो जाता है, तो जे फॉर जॉर्डन, और यहाँ तक जो है कौन सा देश हो जाता है, तो यहाँ तक हो जाता है मिस्र, ठीक है, यानी इजिप्ट भी कहते हैं। और इसके बाद भूमध्य रेखा जो है यहाँ से सीमा कौन सी बनाती है, तो इतना लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र, और यहाँ पे जो है इतना पूरा ये कौन सा बनाता है, भूमध्य रेखा, ठीक है, सॉरी भूमध्य सागर जो है यहाँ पे सीमा बनाती है मिस्र से। अब यहाँ पे फिलिस्तीन का जो भाग है कहाँ पे बचा हुआ, तो फिलिस्तीन का आप देखेंगे ऐसे करके इतना भाग जो है किसका है, तो ये भाग जो है फिलिस्तीन का है, यहाँ याद रखना। और इसके बाद जिसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं वेस्ट बैंक, WB यानी वेस्ट बैंक कहते हैं। यहीं पर जो स्थित है इजराइल की राजधानी जिसका क्या नाम है, जेरूसलम जो है इसी जगह पे स्थित है, और विवाद का कारण यहाँ पे है, इसको आप याद रखना। और यहाँ पे कौन सा संगठन है, ये इतना सा कौन सा संगठन है, इसे कहते हैं गाजा पट्टी, ठीक है, जी फॉर गाजा पट्टी। और यहीं पर जो है कौन सा संगठन स्थित है, हमास, H फॉर हमास। तो हमास जो आतंकी संगठन है यहीं पे स्थित है, झगड़ा यहाँ पे हो रहा है, विवाद का कारण यहाँ पे बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि इजराइल का मैप है, यहाँ पे मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, इधर पूरा भूमध्य सागर। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 3 है, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्रीलंका के त्रिंकोमाली में किस बैंक की शाखा का उद्घाटन किया है, तो किस बैंक की शाखा का उद्घाटन किया है, तो ऑप्शन ए SBI की स्थापना, मतलब SBI की शाखा की स्थापना करी है। अब देखते हैं वित्त मंत्री कौन है, तो भारत की पहली वित्त मंत्री हैं महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। ये जो है अभी फिलहाल श्रीलंका के दौरे पर हैं। यहाँ पे एक सम्मेलन हो रहा था जिसका क्या नाम है, नाम 200, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पे लिखिए नाम 200 सम्मेलन यहाँ पे आयोजित किया जा रहा था। इसी सम्मेलन में जो है चीफ गेस्ट कौन है, तो चीफ गेस्ट बनी हमारी श्री निर्मला सीतारमण जी। अब इसका नाम 200 क्यों रखा गया है सम्मेलन, क्योंकि तमिल व्यक्तियों को जो है भारत से, जो अंग्रेजी लोग भारत में जब रहते थे तो वो जो है भारत से जो है 200 मतलब कुछ व्यक्तियों को, तमिल व्यक्तियों को श्रीलंका लेके गए थे चाय की खेती कराने के लिए। तो इसको जो है 2 साल पूर्व होने के उपलक्ष्य में जो है नाम 200 सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें जो है चीफ गेस्ट कौन बनी है, निर्मला सीतारमण जी। और यहीं पर जो है निर्मला सीतारमण जी ने SBI की 5वीं ब्रांच ओपन करी है, इसको याद रखना। तो SBI की 5वीं ब्रांच कहाँ पे ओपन किया गया है, श्रीलंका में। अब देखते हैं कि जो है जो कुछ महत्वपूर्ण जो बैंक हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, जो बाकी जो ऑप्शन है। तो पहले पढ़ते हैं RBI के बारे में। ऑप्शन में भी RBI है, तो RBI की स्थापना करी गई थी यंग हिल्टन या शाही आयोग के आधार पे। और यह एक्ट कब आया था, तो RBI का एक्ट आया था 1994 में, सॉरी 1934 में। और RBI की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। और वर्तमान में RBI के हेड कौन है, तो शक्तिकांत कांत जी जो है RBI के हेड हैं। और RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 में RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसको आप साथ में याद रखना। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 में, इसको आप याद रखना। और किस समिति की सिफारिश पर हुई थी, तो समिति का नाम है शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नाबार्ड का हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इसके वर्तमान हेड कौन है, तो KV साजी नाबार्ड के वर्तमान हेड हैं। अब HDFC के बारे में देखते हैं कि जमा पूंजी के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक कौन सी है, तो वह है HDFC। HDFC की स्थापना कब हुई थी, तो यह हुई थी 1994 ईस्वी में। अब है SBI, जिसकी 5वीं ब्रांच कहाँ पे खोला गया है, श्रीलंका में। नेक्स्ट है कि SBI का नामकरण कब किया गया था, तो इसका नामकरण किया गया था 1 जुलाई 1955 में। वर्तमान में इसके हेड कौन है, तो RBI के हेड हैं दिनेश खारा। और RBI की स्थापना किस समिति की सिफारिश से की गई थी, तो गोरेवाला समिति की सिफारिश से जो है SBI की स्थापना की गई थी, इसको आप याद रखना। अब RBI का नामकरण किया गया था, तो इसका जो है अगर नाम बदला गया है, तो पहले इसका क्या नाम था, तो पहले RBI का नाम था इंपीरियल बैंक, ठीक है। इंपीरियल बैंक का गठन कब किया गया था, तो 1921 में किया गया था। और इंपीरियल बैंक भी जो है 3 बैंकों को मर्ज करके इंपीरियल बैंक बनाया गया था। तो ये 3 बैंक कौन थे, तो
तो ये 3 बैंक थे, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे। पहले इन तीनों बैंकों का गठन हुआ, इसके बाद जो है इससे जो है इंपीरियल बैंक बना, फिर इंपीरियल बैंक से जो है SBI की स्थापना की गई, मतलब SBI नाम रख दिया गया। कब? 1 जुलाई 1955 में। इसकी वर्तमान हेड है दिनेश खारा। और SBI का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में। और SBI ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ऐप का नाम है योनो ऐप। अब हम देखते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका की राजधानी का नाम है श्री जयवर्धनेपुरा और पाक जल संधि के माध्यम से यह इंडिया और श्रीलंका को जोड़ता है। पाक जल संधि के माध्यम से श्रीलंका जो है भारत से जुड़ा हुआ है। श्रीलंका के साथ अभ्यास कौन कौन सा होता है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में अभ्यास होता है मित्र शक्ति और सिलेनक्स। पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सेवा कहाँ से शुरू किया गया था? तो चेन्नई से शुरू किया गया था। चेन्नई से शुरू किया गया था श्रीलंका के लिए, जिसका क्या नाम है? MV एम्प्रेस। डोनियर 228 विमान जो है अभी हाल ही में भारत ने श्रीलंका को दिया था। ऑपरेशन पवन यह कब शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया था 1987 में। इसको आप याद रखना हो, कहाँ पे? श्रीलंका में। ठीक है, इसको भी आप याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है प्रश्न 4, हाल ही में चर्चा में रहे ICBM मिनुटमैन थर्ड का संबंध किससे है? मिनुटमैन थर्ड का संबंध है USA से। अब देखते हैं ICBM मिनुटमैन थर्ड, इसे लॉन्च किया गया था USA के द्वारा। और यह जो है किस प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइल है? तो यह मिसाइल है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका क्या नाम है? मिनुटमैन थर्ड। ठीक है, और इस मिसाइल की रेंज कितनी है? तो इस मिसाइल की रेंज थी 6000 किलोमीटर। मतलब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में वार करने वाली मिसाइल को क्या बोलते हैं? इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इसको जो है अभी हाल में जो है इसको लॉन्च किया गया है, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी के कारण इसको जो है तुरंत जो है प्रशांत महासागर में ध्वंस कर दिया गया, क्योंकि इसको लॉन्च करे तो उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाने के कारण फिर इसे जो है अमेरिका ने इसे ध्वस्त कर दिया था। तो इस जो है कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को यानी मिनुटमैन थर्ड को निर्माण किस कंपनी ने किया था? तो इसका निर्माण किया था बोइंग कंपनी। इसको आप याद रखना। नेक्स्ट है कि अब जो है महत्वपूर्ण जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं, मतलब मिसाइल या बैलिस्टिक मिसाइल, उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे गौरी और अबाबिल मिसाइल कहाँ की है? तो ये नल्ला यानी पाकिस्तान की है। नूरी कहाँ का है? तो नूरी साउथ कोरिया का है। नूर ईरान का है। और ईरान के 2 और मिसाइल हैं, एक तो खैबर और फतेह जो है ये भी ईरान की मिसाइल है। इसको याद रखना। अस्त्र जो है यह भारत की मिसाइल है। और किस प्रकार की मिसाइल है? तो हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। अस्त्र जो है यह किस प्रकार की मिसाइल है? हवा से हवा में वार करने वाली है, लेकिन अगर आपकी नजर जहां तक न जाए उसके परे भी यह वार कर सकती है, यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज यह मिसाइल है। यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज मतलब जहां तक आपकी नजर न जाए उसके परे भी यह आक्रमण कर सकती है। तो जिसका क्या नाम है? अस्त्र, या हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। प्रश्न 5 है, हाल ही में WHO के दक्षिण पूर्व एशियाई कार्यालय के क्षेत्रीय निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, साइमा वाजिद। अभी इनके बारे में पढ़े कि साइमा वाजिद कौन है। तो साइमा वाजिद जो है ये PM शेख हसीना जो कि बांग्लादेश की हैं, इनकी बेटी हैं। इन्हें जो है अभी हाल ही में WHO के साउथ ईस्ट एशियन ऑफिस के क्षेत्रीय निदेशक बनी है। इसको याद रखना। और इनका कार्यभार कब से स्टार्ट होगा? तो इनका कार्यभार स्टार्ट होगा 1 फरवरी 2024 में। तो इससे याद कर सकते हैं दक्षिण पूर्व एशियाई कार्यालय की जो क्षेत्रीय निदेशक नियुक्त की गई हैं साइमा वाजिद, जो कि शेख हसीना की बेटी हैं। WHO के बारे में देखते हैं। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसको आप याद रखें। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। और इसलिए जो हम क्या मनाते हैं? तो 7 अप्रैल को हम मनाते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे। ठीक है, तो 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। और WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में WHO के हेड हैं डॉक्टर टेड्रोस, वर्तमान में इसके हेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न है 6, नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q3 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मनीला। तो इसमें यह बताया गया है कि कौन सी आवासीय संपत्ति किस देश की सबसे महंगी है। तो इसमें इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मनीला की जो ग्लोबल सिटी इंडेक्स है इसमें मनीला का आवासीय संपत्ति सबसे महंगा है। अब देखते हैं प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स
या जो है जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये इन 3 महीनों को क्या कहा जाता है? तो Q3 कहा जाता है। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 3 महीने को Q1, इसके बाद जो है 3-3 महीने का जो है पूरा साल निर्धारित किया गया है, Q1, Q2, Q3, Q4। तो अब जो है सितंबर के बाद जो 3 महीने आएगा उसे Q4 कहा जाएगा। तो प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स जारी कौन करता है? तो यह जारी करता है नाइट फ्रैंक के द्वारा प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स जारी किया जाता है। इसमें यह बताया गया है इस रिपोर्ट में कि आवासीय संपत्ति कितनी महंगी है किस देश की। तो सबसे महंगे स्थान पर है मनीला, दूसरे पर दुबई, तीसरे पर शंघाई, चौथे पर अपना प्यारा मुंबई। टॉप 10 में जो है भारत के 2 शहर शामिल है, एक तो मुंबई और जो है दिल्ली। टॉप 10 में जो है 2 शहर भारत के शामिल है, इसको आप याद रखना। तो भारत में सबसे महंगा शहर कौन सा हो जाएगा? तो मुंबई हो जाएगा। अब देखते हैं इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में पहले स्थान पर कौन है, मतलब सबसे ज्यादा जस्टिस कौन सा राज्य अच्छे से करता है? तो कर्नाटक करता है। टॉप पर कर्नाटक और बॉटम मतलब सबसे नीचे से टॉप पर कौन है? यूपी। कभी भी गाड़ी पलट सकती है, इसको आप जानते ही हैं। और फायर पावर इंडेक्स में भारत का रैंक है 4, यानी किसकी मिलिट्री कितनी मजबूत है, इस आधार पर बताया जाता है। फायर पावर इंडेक्स सबसे ज्यादा मजबूत है अमेरिका की, ए फॉर अमेरिका, दूसरे पर है रूस, तीसरे पर है चाइना, चौथे पर है अपना प्यारा भारत। ठीक है। अब देखते हैं HDI के कितने आधार हैं। तो HDI के 3 आधार हैं, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें जो है 3 आधार होते हैं। और यह रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो यह रिपोर्ट जारी करता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP। और HDI में भारत की रैंक है 132। और 3 आधार कौन होते हैं इसको दिखा दें। पहले नंबर पर होता है प्रत्याशा इसमें होता है साक्षरता, और दूसरे नंबर पर होता है पर कैपिटा इनकम, और तीसरे नंबर पर होता है जीवन प्रत्याशा। तो आप देख सकते हैं HDI के 3 आधार होते हैं। अब आज का 7वां प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में दूसरा वर्ल्ड फूड इंडिया का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो वर्ल्ड फूड इंडिया का शुभारंभ कहाँ हुआ दूसरे नंबर का? तो इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं वर्ल्ड फूड इंडिया, यह क्रम किस प्रकार का है? तो यह दूसरे क्रम का है। और इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया है। भारत मंडपम के सामने किसकी मूर्ति है? तो आप बता देना नटराज। ठीक है, जो भगवान शिव की तांडव करते हुए नृत्य दिखाया जाता है, उसको नटराज की मूर्ति बनाया गया है। तो भारत मंडपम के सामने नटराज है। यहीं पर जो है वर्ल्ड फूड इंडिया का शुभारंभ किया गया है। और इसका शुभारंभ किसने किया था? तो PM मोदी जी ने इसका शुभारंभ किया था। वर्ल्ड फूड इंडिया का पहला सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका पहला सम्मेलन 2017 में किया गया था। और दूसरा कब किया जा रहा है? तो 2023 में। दूसरे सम्मेलन में जो है इसका आयोजन किसने किया है? तो इसका आयोजन किया है खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के द्वारा जो है वर्ल्ड फूड इंडिया का सम्मेलन किया गया है, जो दूसरे क्रम का है। इसमें जो है भागीदार देश कौन सा है? तो इसमें भागीदार देश है पोलैंड, जिसे हॉलैंड भी कहते हैं। ठीक है, नीदरलैंड है जिसे क्या बोलते हैं? जिसे पोलैंड बोलते हैं। तो भागीदार देश है नीदरलैंड, जिसे पोलैंड भी कहते हैं। और इसमें फोकस कंट्री कौन सा है? जापान। इसे जो है निप्पन भी कहते हैं, निप्पन कहते हैं, जापान को निप्पन भी कहते हैं। अब देखते हैं G20 का सम्मेलन कहाँ किया गया था? तो 2023 में G20 का आयोजन अपने भारत में किया गया था। किस तारीख को? 9 से 10 सितंबर को किया गया था। इसमें जो है भारत के द्वारा 3 प्रोजेक्ट पेश किया गया था। मतलब इसमें 3 महत्वपूर्ण कार्य हुए थे। एक कार्य हुआ था ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, मतलब जो है पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का कार्य जो है यहाँ पे बताया गया था। और दूसरा कौन सा कार्य किया गया था? तो इंडिया मेडिटेरियन ईस्ट कॉरिडोर का बनाने का कार्य भी यहीं पर बात कही गई थी। और तीसरा क्या हुआ था? इसमें जो है एक संगठन AU यानी अफ्रीकन यूनियन इसमें सम्मिलित हुआ था। तो G20 अब क्या बन गया है? G21 हो गया है। ठीक है, इसको याद रखना। तो अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? अदिस अबाबा में इसका मुख्यालय है, इसको याद रखना, जो कि इथोपिया की राजधानी है। G20 में थीम क्या था? वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम शब्द कहाँ से लिया गया है? तो यह महाउपनिषद से लिया गया है। SCO 2023 का है होस्ट कौन था? तो यह अपना प्यारा भारत था। AI सेफ्टी समिट कहाँ हुई थी? तो AI सेफ्टी समिट मतलब कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वह जो है मानव की बुद्धि से आगे ना निकल जाए, मतलब उसमें फीलिंग ना आ जाए चिट्टी की तरह। तो इसकी सुरक्षा के लिए मीटिंग अभी कहाँ पे की गई थी? सेफ्टी मीटिंग करी गई थी UK यानी यूनाइटेड किंगडम में, ब्रिटेन में। और इसके बाद इसमें एक घोषणा पत्र हुई थी जिसमें यह कहा गया कि AI से सेफ्टी के लिए हर देश को सहयोग करना चाहिए। तो इसमें घोषणा पत्र हुआ था जिसका क्या नाम था? ब्लेचले घोषणा पत्र, B फॉर ब्लेचले, इसको याद रखना। नेक्स्ट है ब्रिक्स 2023 का सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो इसका होस्ट कंट्री था साउथ अफ्रीका।
मोटे अनाज का वैश्विक केंद्र कौन सा शहर बनाया गया? तो यह बनाया गया है हैदराबाद। 8वां प्रश्न है, हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना का घरेलू परिचालन कहाँ हुआ? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई में। अब देखते हैं सर्बानंद सोनोवाल जो कि शिपिंग या जहाजरानी मंत्रालय के मंत्री हैं, इन्होंने पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर जिसे कोस्टा रिका कहते हैं इसको लॉन्च किया है। कहाँ से? मुंबई से। इसमें जो है व्यक्तियों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि दूसरे देशों में जाके जो है यात्रा करें। इसमें इसको टारगेट रखा गया है किस जो है प्रोजेक्ट लाइनर के द्वारा? तो कोस्टा सोरेना के तहत। इसमें जो है एक देश से दूसरे देश में जो है क्रूज लाइन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो क्रूज लाइन है जहाज के द्वारा जो है एक देश से दूसरे देश में व्यक्तियों को भेजा जाएगा सीखने के लिए। ठीक है, इसको आप याद रखना। इसको लॉन्च कहाँ से किया गया है? कोस्टा सेरेना को लॉन्च किया गया है मुंबई से। आप देखते हैं कि गंगा विलास जो है यह कहाँ से लॉन्च हुआ था? तो यह वाराणसी से लॉन्च हुआ था असम के लिए। ठीक है, और यह जो है इसकी दूरी कितनी है? तो वाराणसी से असम के बीच की दूरी है 3200 किलोमीटर। यह यात्रा करेगी गंगा विलास क्रूज सेवा, और इसमें इसको जो है 51 दिन लगने वाला है। तो इस हिसाब से भारत की पहली नदी क्रूज सेवा कौन सी हो जाएगी? गंगा विलास। इसको आप याद रखना। नेक्स्ट है, कालाधान प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया था? तो यह भारत से और म्यांमार के बीच जो है रास्ते को तय करने के लिए कालाधान प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। मत्स्य 6000 ये क्या है? तो यह एक समुद्र मिशन है। इसमें जो है वाहन का क्या नाम है? तो वाहन का नाम है मत्स्य, यम फॉर मत्स्य, और इसकी गहराई जो है 6000 है। तो 6000 मीटर है, इसको आप याद रखना। ठीक है, तो इसलिए जो है इसका समुद्रयान मिशन का नाम रख दिया गया मत्स्य 6000। 9वां प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे इनकोर ऐप का संबंध किससे है? तो इनकोर ऐप का संबंध है निर्वाचन आयोग से। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब देखते हैं इनकोर ऐप, इसको लॉन्च किसने किया है? तो चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ने इसे लॉन्च किया है। इसमें जो है इस ऐप में क्या खूबी है? इसमें खूबी रहेगी उम्मीदवार और जो चुनाव प्रबंधन प्रणाली है इसकी मतलब इसका जायजा लेना, और शपथ पत्र और चुनाव चिन्ह किसको क्या मिला ये भी इसका मतलब बताना, और मतगणना का भी इसमें जो है वो किया जाएगा, सुचारू रूप से कार्य किया जाएगा, और चुनाव परिणाम मतलब किसने जीता और कौन हारा यह भी इसमें प्रदर्शित किया जाएगा। तो इसे आप याद रखना। और निर्वाचन आयोग के द्वारा एक ऐप और लॉन्च किया गया था, सी विजिल ऐप, इसको याद रखना। और नेशनल आइकन कौन बनाए गए हैं? अभी फिलहाल 5 राज्यों में चुनाव होना है, तो उसके जो है नेशनल आइकन बनाए गए हैं राजकुमार राव, जो कि एक ही एक्टर हैं। उद्गम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो उद्गम पोर्टल लॉन्च किया गया है आरबीआई के द्वारा। क्यों लॉन्च किया गया था? जो बैंक में लावारिस धन है उसको पता लगाने के लिए यह किसका है। और सुस्वागतम ऐप किसने लॉन्च किया है? तो यह सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया था ई पास के लिए। उल्लास ऐप और इसके बाद सीयू चैन, यह जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है यूजीसी के द्वारा। और मेरी लाइफ ऐप किसने लॉन्च किया है? तो यह पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना किसने प्रारंभ की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। डॉक्टर पुनीत राजकुमार ये जो है इनके नाम पर जो है हृदय ज्योति योजना शुरू की गई है। और डॉक्टर पुनीत राजकुमार कौन थे? यह कन्नड़ के सुपर स्टार थे। इनकी मृत्यु अभी 1 साल पहले हो जाती है। किससे? हृदय घात से यानी हार्ट अटैक से हो जाती है। तो इन्हीं के नाम पर जो है हृदय ज्योति योजना शुरू किया जाता है कर्नाटक में। और इसमें जो है हार्ट अटैक से पीड़ित व्यक्ति हैं उनकी सहायता इसमें किया जाएगा, इसको आप याद रखना। और कर्नाटक में ही गारंटी बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो यहाँ कर्नाटक है, इसको याद रखना। और कर्नाटक के सीएम कौन है? तो सिद्धारमैया कर्नाटक के सीएम है। तो स्टूडेंट, अगर आप सभी को इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे मैं अपना टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। कल फिर मिलते हैं। आज के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।